साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ टुडे शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर LHC के बारे में, जिसमें पहली बार न्यूट्रिनो का पता चला है। तो देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिनो क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो न्यूट्रिनो सूक्ष्म, उदासीन व प्रारंभिक कण होते हैं जो दुर्बल बल के माध्यम से पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दुर्बल बल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। इस बल की दुर्बलता न्यूट्रिनो को वह गुण प्रदान करती है जिससे उनके लिए पदार्थ लगभग पारदर्शी हो जाता है, मतलब वो किसी भी पदार्थ से होकर के निकल सकते हैं। न्यूट्रिनो लेप्टन कुल से संबंधित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है और अन्य म्यूऑन और ताऊ से संबंध होते हैं। ध्यातव्य है कि सूर्य और अन्य सभी तारे नाभिकीय संलयन एवं उनके कोर में क्षय प्रक्रियाओं के कारण प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिनो का उत्पादन करते हैं। कभी कभार ही अंतःक्रिया करने के कारण न्यूट्रिनो सूर्य और पृथ्वी से बिना अवरोध के गुजरने में सक्षम होते हैं। न्यूट्रिनो का पता लगाने का महत्व क्या है? तो पहली चीज, न्यूट्रिनो के अध्ययन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों में ऊर्जा उत्पादन संबंधित जानकारी मिल सकती है। दूसरा, पृथ्वी के भीतरी भाग अर्थात कोर से आगे बढ़ते हुए इसकी संरचना की विस्तृत जांच में न्यूट्रिनो का संभावित अनुप्रयोग हो सकता है। जो LHC है, लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर, इसके शोधकर्ता डार्क फोटॉन का पता लगाने की उम्मीद भी कर रहे हैं, जो इस समय क्या है, काल्पनिक है, मतलब इस समय कल्पना ही है। डार्क फोटॉन यह जांच करने में मदद करेंगे कि डार्क मैटर सामान्य परमाणुओं और ब्रह्मांड के अन्य पदार्थों के साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं या करता है। हाल ही में भारत ने भी तमिलनाडु के थेनी जिले में बोदी वेस्ट हिल्स में, तो ध्यान रखिएगा, बोदी वेस्ट हिल्स में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब थोड़ा सा लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर LHC के बारे में बात कर लें तो यह सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है, ठीक है, पार्टिकल एक्सेलेरेटर है। यह कणों को प्रकाश की गति के 99.99% तक गति प्रदान करने और उन्हें एक दूसरे से टकराने में सक्षम है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2012 में लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर के शोधकर्ताओं ने हिग्स बोसॉन की खोज की घोषणा की थी। आगे बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के बारे में। इसने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 जारी की। तो ध्यान रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 या विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन सभी के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। और ध्यान रखिएगा कि भारत इसका एक सदस्य है। और सबसे खास बात यह कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो जो अभी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 आई है, ये 2 वर्ष बाद आई है, ठीक है। तो 2 वर्ष में एक बार निकलती, इसलिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट की जो मुख्य विशेषताएं उनको देख लेते हैं। मार्च 2020 में लगभग 28.1 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे। यह वैश्विक आबादी का 3.6% है। यूरोप और एशिया में 61% वैश्विक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का आगमन हुआ, मतलब जितने ये 28.1 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, इनमें से 61% जो ये वैश्विक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, इनका आगमन यूरोप और एशिया में हुआ। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2000 के 2.1 करोड़ से बढ़कर के वर्ष 2020 में 5.5 करोड़ हो गई थी। संघर्षों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के कारण घटित होने वाली आपदाओं से अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जितना विस्थापन संघर्ष की वजह से नहीं हो रहा है, उससे अधिक विस्थापन जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। वर्ष 2020 में आपदाओं के कारण 3.07 करोड़ नए लोगों का विस्थापन हुआ था। भारत में आपदाओं के कारण लगभग 40 लाख नए लोग विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में 2.6 करोड़ शरणार्थियों की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 2.64 करोड़ शरणार्थी थे। कोविड-19 के प्रभाव की बात करें तो जहां अरबों लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए, वहीं करोड़ों लोग अपने ही देशों में विस्थापित हुए हैं। विप्रेषित धन में कुल वृद्धि की बात करते हैं तो वर्ष 2000 में 126 बिलियन डॉलर से बढ़ करके वर्ष 2020 में 702 बिलियन डॉलर हो गया है, जो विदेश से लोग अपने देश में धन भेजते हैं। इस मामले में भारत नंबर 1 पर है। तो भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र शीर्ष 5 विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे।
आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं लोकसभा में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पारित किया गया है। तो देखिए, यह विधेयक सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART क्लिनिकों और ART बैंकों को विनियमित तथा उनके पर्यवेक्षण करने, प्रौद्योगिकी सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने, सुरक्षित एवं नैतिक व्यवसाय अपनाने आदि का प्रयास करता है। इसकी आवश्यकता इसलिए अनुभव की जा रही है क्योंकि भारत वैश्विक प्रजनन उद्योग के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित हो चुका है। इसमें प्रजनन चिकित्सा पर्यटन एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई है। विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान है उनकी बात करें तो इसमें ART की परिभाषा दी गई है, अर्थात सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की परिभाषा दी गई है। तो ART में वह सभी तकनीकें शामिल हैं जिनमें गर्भावस्था को प्राप्त करने के प्रयास में शुक्राणु या डिंबाणु जनन कोशिकाओं या कोशिका अर्थात अपरिपक्व अंड कोशिका को मानव शरीर के बाहर प्रबंधित किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी महिला की प्रजनन प्रणाली में युग्मक या भ्रूण को अंतरित किया जाता है। दूसरा, ART क्लिनिकों और बैंकों का विनियमन। तो प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक को भारत में क्लिनिकों एवं बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। युग्मक दान और आपूर्ति तथा ART सेवाएं प्रदान करने की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है। चौथा, ART के माध्यम से अर्थात सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राप्त हुए बच्चे को प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाएगा। वह संबंधित दंपत्ति के प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा। साथ ही दाता का बच्चे पर कोई जनकीय या पेरेंटल अधिकार नहीं होगा, मतलब जिसने बच्चे को पैदा किया है उसे उसमें कोई अधिकार नहीं होगा। विधेयक के तहत गठित सेरोगेसी के लिए राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड ART सेवाओं को विनियमित करेंगे। आगे बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर के तौर पर 300 बिलियन यूरो के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना निर्मित की है। तो ध्यान रखिएगा कि कितने की, 300 बिलियन यूरो के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। इस योजना को ग्लोबल गेटवे नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विश्व भर में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा जैसी चुनौतियों का प्रबंधन करने हेतु आवश्यक निवेश जुटाना है। यह योजना सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और श्रम संबंधी उच्च मानकों को बढ़ावा देने का वादा करती है। दूसरी, इसके द्वारा गरीब देशों की राजमार्ग, पाइपलाइन और ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने में मदद की जाएगी। चीन का BRI अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भूमि एवं समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका तथा यूरोप से जोड़ने के लिए लक्षित है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करना, व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हालांकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौतों में पारदर्शिता की कमी और छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल ही में चीन ने हरित वित्त और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फिर से व्यवस्थित किया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो अन्य पहले की गई हैं उनकी यदि बात करें तो इसमें नंबर एक मतलब पहला जो है बिल्ट बैक ए बेटर वर्ल्ड B3W ये इनिशिएटिव है। इसका शुभारंभ G7 बैठक के दौरान किया गया था। यह प्रमुख लोकतंत्रों के नेतृत्व में एक मूल्य आधारित उच्च मानकीकृत व पारदर्शी अवसंरचना भागीदारी है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित विकासशील देशों की $40 ट्रिलियन की अवसंरचना आवश्यकताओं का समाधान करना है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, यह एशिया और अफ्रीका के मध्य विकास, संपर्क तथा सहयोग के संबंध में भारत जापान का एक सहयोगपूर्ण विजन है। तो ये महत्वपूर्ण है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो इसमें कौन शामिल है? भारत और जापान। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता की। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया था? 1 दिसंबर को। इस अवसर पर सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एंटी रेट्रोवायरल उपचार अर्थात ART और प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर विभिन्न दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ART और प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस HIV की रोकथाम के लिए दवा लेने की प्रक्रिया विधियां हैं। HIV की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक ऐसा वायरस है जो रोग और संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है।
वर्तमान में एचआईवी का कोई प्रभावी उपचार नहीं है, लेकिन उचित चिकित्सा देखभाल से एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि एचआईवी का इलाज नहीं किया जाता है तो यह एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। वर्ष 2019 में भारत में लगभग 23.48 23.48 लाख लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं। तो मतलब इन्हीं को जो जी रहे हैं एचआईवी के साथ, उन्हें पीएलएचआईवी के रूप में जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पीएलएचआईवी 3.96 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए जो पहले की गई उनकी यदि बात करें तो पहला है, एचआईवी और एड्स से संबंधित नीतियों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको NACO का गठन किया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अपनाए गए हैं तथा पीएलएचआईवी के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने के लिए एचआईवी और एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 लाया गया। साथ ही ART सेवाओं के तहत निगरानी के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-24 और मिशन संपर्क को भी लाया गया। साथ ही विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम को भी अपनाया गया। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2021-22 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि राज्य वित्त 2021-22 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है, तो RBI के द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, यह भारतीय रिजर्व बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है। यह राज्य सरकारों के वित्त का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो इसके मुख्य बिंदु में पहला है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्यों का संयुक्त ऋण से GDP अनुपात जो मार्च 2021 के अंत में 31% था, तो यह अनुपात वर्ष 2022-23 तक प्राप्त किए जाने वाला जो लक्ष्य है 20%, उससे काफी अधिक है। चिंताजनक रूप से काफी अधिक है। कितना है, 31% है, जबकि प्राप्त कितना करना है, 20%। दूसरा, वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों ने अपने सकल राजकोषीय घाटे इसे शॉर्ट में GFD कहते हैं, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, इसको सकल घरेलू उत्पाद के अर्थात GDP के अनुपात में 3.7% रखा है। यदि आप कहें कि यह सकल राजकोषीय घाटा या GFD क्या होता, तो GFD से आशय कुल व्यय के अधिक होने से है। जब कुल व्यय जो है आपका, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यह ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि, राजस्व प्राप्तियों में आपका वाह्य अनुदानों सहित, मतलब जो एक्सटर्नल ग्रांट्स आ रही हैं उनको भी राजस्व प्राप्तियों में शामिल करते हुए, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो जाए, इनको जोड़ने से अधिक आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है अधिक हो जाए, तो यह GFD की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात सकल राजकोषीय घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि भारत में तीसरी श्रेणी की सरकारें रोकथाम रणनीतियों, स्वास्थ्य देखभाल, क्वारंटाइन और परीक्षण सुविधाओं को कार्यान्वित करके, टीकाकरण शिविर आयोजित करके तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखकर महामारी का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर तनाव में आ गई है, जो उन्हें व्यय में कटौती करने और विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के लिए बाध्य कर रही है। कुछ सिफारिशें भी दी गई हैं इस रिपोर्ट में। क्या है, पहला, मध्यावधि में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विद्युत क्षेत्रों में सुधारों पर निर्भर होंगे। दूसरी चीज, राज्य सरकारों को नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोगों का गठन करना चाहिए। तीसरा, नागरिक निकायों की कार्यात्मक स्वायत्तता में वृद्धि करनी चाहिए, उनके शासन ढांचे को मजबूत करना चाहिए और उच्च संसाधन उपलब्धता के माध्यम से उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना चाहिए। अब कुछ अन्य चीजों को जो सुर्खियों में उनकी बात कर लेते हैं। तो भारत G20 ट्रोइका मतलब 3 देशों का समूह में शामिल हुआ है। देखिए, इस कदम के साथ भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। इसमें मौजूदा, पूर्ववर्ती व भावी अध्यक्षताएं शामिल हैं। ट्रोइका में वर्तमान में भारत, इंडोनेशिया और इटली सम्मिलित हैं। ठीक है। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। G20 सदस्य संयुक्त रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व जनसंख्या के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी जो G20 का बैठक हुई, कहाँ पे हुई थी? इटली के रोम में हुई थी।
आगे चलते हैं। अगला है महामारी के रोकथाम उपायों को मजबूत करने के लिए वैश्विक संधि। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक संधि बनाने पर सहमत व्यक्त की है। इस संधि का उद्देश्य विश्व को भविष्य में संक्रामक रोगों के संकट से बचाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक अंतर सरकारी वार्ताकार निकाय संधि का मसौदा तैयार करने और संवाद करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 19, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो अनुच्छेद 19 है, यह विश्व स्वास्थ्य सभा को WHO की क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर सम्मेलनों या समझौतों को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के तहत आज तक स्थापित एकमात्र साधन तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम NJIC। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI ने न्यायिक सुविधाओं में समान रूप से सुधार करने और न्याय तक पहुंचने के लिए NJIC की स्थापना के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर बल दिया है। देश के न्यायालयों में न्यायाधीशों, न्यायालय के कर्मचारियों और वादियों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। यह मामलों के निपटान में विलंब और उनके संचय में योगदान करता है। CJI ने कहा था कि NJIC मतलब राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम, यह न्यायिक अवसंरचना में क्रांति लाने के लिए आवश्यक एकरूपता और मानकीकरण लाएगा। अगला है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। तो इस रिपोर्ट को थॉमस पिकेटी सहित विश्व के अग्रणी अर्थशास्त्रियों की एक टीम द्वारा संकलित और लिखा गया है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? पहला, 90 के दशक के मध्य से सबसे धनी 1% ने वैश्विक स्तर पर 38% संपत्ति को अधिकृत किया हुआ है। सबसे धनी 10% के पास लगभग 60 से 80% संपत्ति है और वहीं सबसे निर्धन 5% के पास 5% से भी कम संपत्ति है। वर्तमान में महिलाएं कार्य से प्राप्त होने वाली कुल आय का केवल 1/3 ही अर्जित करती हैं। रिपोर्ट ने अधिक धनी लोगों पर संपत्ति कराधान के नए रूपों को विकसित करने का सुझाव दिया है। इनमें संपत्ति के कुल मूल्य के अनुसार ही कर की दरों के साथ एक संपत्ति कर की प्रगामी दर समाहित हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि समय पर सुनवाई संभव नहीं है और आरोपी लंबे समय से जेल में है तो उसे जमानत देनी होगी। एक विचाराधीन कैदी एक गैर दोषी कैदी होता है जिसके मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 70% जेल कैदी विचाराधीन कैदी हैं। इसके परिणामस्वरूप जेलों में भीड़भाड़, चिकित्सा ध्यान में देरी, अस्वच्छ स्थिति और कैदियों में कुपोषण मौजूद है। वर्ष 2019 के अंत में 3.28 लाख जेल कैदियों पर मुकदमा चल रहा था, जबकि 1.42 लाख कैदियों को दोषी ठहराया गया था। आगे चलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा। वर्ष 2022-23 शैक्षणिक सत्र से भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा लागू की जा सकती है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए अवास्तविक कटऑफ ने विकल्पों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा CUCET वर्ष 2010 में शुरू की गई थी, लेकिन यह वैकल्पिक थी और विश्वविद्यालयों ने 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर स्क्रीनिंग जारी रखी। आगे बात कर लेते हैं नैरोबी घोषणा। तो हाल ही में अफ्रीकी मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों द्वारा नैरोबी घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा ने अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कार्रवाई कार्यक्रम पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर बल दिया है। यह जो कार्रवाई कार्यक्रम है यह स्पष्ट करता है कि अफ्रीका महाद्वीप पर सेंडाई फ्रेमवर्क को कैसे लागू किया जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क वर्ष 2005 से 15 की तुलना में वर्ष 2030 तक प्राकृतिक और मानव प्रेरित आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम करने के लिए देशों एवं समुदायों का मार्गदर्शन करता है। आगे चलते हैं भारत ITU संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 के बारे में। तो दूरसंचार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने अर्थात ITU ने साइबर ड्रिल प्रारंभ किया है। ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। साइबर ड्रिल भारतीय संस्थाओं, विशेष रूप से क्रिटिकल नेटवर्क अवसंरचना ऑपरेटरों के लिए है ताकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस कार्यक्रम में साइबर हमलों, सूचना सुरक्षा घटनाओं और अन्य व्यवधानों का अनुकरण किया जाता है। इससे एक संगठन की साइबर क्षमताओं का परीक्षण करने में मदद मिलती है।
आगे बात कर लेते हैं, एक दशक में 1160 हाथियों की मृत्यु हुई है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। तो यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। आंकड़ों के अनुसार बिजली के करंट से 741 तथा ट्रेन की चपेट में आने से 186 हाथियों की मृत्यु हुई है। अवैध शिकार और विष देकर मारना अन्य कारण है। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल 29,964 वन्य हाथी मौजूद थे जो जंगलों में रह रहे थे। दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित हैं। तो इसमें सबसे अधिक 14,612 हाथी हैं। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो भी करंट अफेयर थे इनको यहाँ पर देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।